Okay, so this is our question number 2, and transaction during the year is given. So this is particularly question for passing journal entries only. Okay, so first says material purchased. चलो क्या एंट्री होगी मटेरियल परचेस के लिए? वी विल डिस्कस. आई विल ओपन द इमेज आल्सो. वेट. ओके, now tell me, what is the entry to purchase a store or purchase material? Come on guys. मटेरियल परचेस करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? सर स्टोर लेजर तो कैश नहीं लिख सकते ना सर. जनरल लेजर एडजस्टमेंट. स्टोर टू जनरल लेजर, बराबर ना? जनरल लेजर. अच्छा, तुम लोग आंसर बोल रहे थे क्या? कुछ इश्यू हुआ था क्या बीच में? मुझे बिकॉज कुछ नहीं सुना. ब्रेक हो रहा है बीच में. हाँ हाँ हाँ, आई डोंट नो, मैं तो कॉलेज के नेटवर्क पे ही हूँ, बट होता है कभी कभी. लैन है कनेक्टेड प्रॉपरली. ये एक्सेल भी ओपन नहीं हो रहा है, क्या इशू है? हैंग हो गया. हेलो हेलो. हाँ सर ऑडिबल है आप. हाँ बट शायद हैंग हो गया है पीसी, कुछ चल नहीं रहा है. ठीक है, देखो कुछ भी चल रहा है अभी तो. क्या हो गया? बहुत ही चल रहा है ये तो. एक शीट लेते हैं, सेम रेफरेंस लूंगा मैं. थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको. This is question number, if it is not given. Okay, it is from exam IT, that's why question number is not there. Okay, so now we will start. तो गड़बड़ है भैया ये, it is irritating me. Okay, so first one is material purchase, and as you said, store control to कैश एंड बैंक नहीं ले सकते हैं तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट. ठीक है, एंड अमाउंट इज 477. Okay, this is done. Next, material issued to job. जॉब का मीनिंग क्या बताया था आपको? सर ऑफिस का है क्या? जॉब जॉब का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन बताया. तो आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब इन योर कॉस्टिंग, देन इट इज प्रोडक्शन. जॉब का मतलब प्रोडक्शन होता है. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, है ना? ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट आएगा ना सर? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा. बट वेयर इज द इमेज? कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ. सर सेकंड. ये क्या इमेज? ये भी नहीं है. छोड़ो, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ना, नोट्स में है. आई थिंक ये पीसी जो है वो बहुत हैंग हो रहा है. ये क्या है? ओके, सो स्टोर इशूड फॉर जॉब. जॉब मतलब क्या होता है?
प्रोडक्शन, ठीक है, हमेशा याद रखना जॉब मतलब प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टोर इशू हुआ है तो स्टोर अकाउंट क्रेडिट होगा, करेक्ट है, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ सर। प्रोग्रेस टू स्टोर, है ना, इतने में आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट में। $474। ओके, नाउ थर्ड वन इज मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस। आपने जॉब के लिए इशू नहीं किया, आपने वर्क मेंटेनेंस के लिए किया। चलो, तो मटेरियल कहाँ पे इशू हुआ है? प्रोडक्शन में नहीं गया, दिमाग लगाइए। चलो, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सर। ओके, सो मटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे अलग से दिया है, मटेरियल टू सेलिंग डिपार्टमेंट ये भी दिया है। अब तो आइडिया आएगा ये वर्क मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस फैक्ट्री। क्या है। यस, इट इज फैक्ट्री। आपको बाकी की चीजें भी देख के समझ में आ जाता है, बट व्हेन इट इज वर्क मेंटेनेंस तो वर्क आपका क्या है, ठीक है, वर्क इज योर प्रोडक्शन। सो ऑन एन एजम्पशन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फैक्ट्री के अलावा जो आपके ऑफिस, सेलिंग, ये सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड होती है बेटा। वहाँ पे मतलब है ना, कोई स्कोप नहीं रहता सोचने का कि ये ऑफिस का है या नहीं, ये सेलिंग का है या नहीं, इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है। वर्क मेंटेनेंस, वर्क, वर्क, द वर्ड वर्क्स और वर्क इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री, जॉब इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर फैक्ट्री। तो मटेरियल आपने कहाँ पे इशू किया है? फैक्ट्री में। नाउ टेल मी व्हाट इज द एंट्री? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट टू तो क्या इशू हुआ है? स्टोर स्टोर। To stores. To store ledger. So this is 38,000. Okay. Now the same entry will be passed, but the expenses is different. Material to administrative staff. अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर। आप सभी एग्री कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो आप बोलेंगे, ठीक है। टू स्टोर, okay. Now the next one is material in selling department. Selling. सेलिंग एंड Selling डिस्ट्रीब्यूशन overhead. Selling and overhead. Selling and distribution Overheads. overhead. To store. The amount is 4,000. है ना। वेजेस डायरेक्ट क्या मतलब होता है? चलो, ये अपनी सेकेंड टाइम अपन सेम चीज पढ़ रहे हैं। वेजेस डायरेक्ट, वेजेस यहाँ पर है ना, वेजेस और डायरेक्ट का मीनिंग ये होता है Work यू in हैव, progress. हाँ, ये वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, बराबर ना। यू विल पे फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट वी विल पे वेजेस, ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्ट। फर्स्ट वी विल पे ठीक है, देन वी विल यूटिलाइज इट फॉर प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने के लिए
WIP2 wages. करेक्ट है? एग्री कर रहे हैं आप? Yes, sir. हाँ सर, ये कल ही था ना। Yes, ma'am. हाँ हाँ, एक्चुअली ये कल नहीं है, हमेशा अब आएगा. These entries will be there. ठीक है? Now you will see similarities in the question. With certain twist. पहली एंट्री सेम होगी इसकी, सॉरी, पहली एंट्री इसकी सेम होगी वेजेस पेमेंट की, इनडायरेक्ट के लिए भी 62, डिफरेंस कहां पर आएगा इसके लिए? बोलो, यूटिलाइजेशन में डिफरेंस कहां पर आएगा? WIP की जगह पे. Factory है. फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. 62. Okay, is there any doubt, any concern? We are little fast, so I am assuming that you are understanding. तो अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो इतना ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग को फास्ट कुछ रेस में कंप्लीट करना है. नथिंग लाइक दिस. अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझना है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है? अगर आप नहीं बोलेंगे तो आई विल बी अज्यूमिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. Next is transport for incoming material. Then we have production overheads. ये दोनों ही, ठीक है, they are related to your factory expenses. ठीक है, इनकमिंग मटेरियल है, आउटगोइंग मटेरियल तो है नहीं, है ना. these are related to your expenses. तो अगर मैं कौन से टाइप का एक्सपेंसेस है ये आपसे पूछूं तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि इनकमिंग मटेरियल मतलब इट इज रिलेटेड टू मटेरियल, देन इट इज योर फैक्ट्री एक्सपेंसेस. सेम गोज टू प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस को बोलते हैं. ठीक फैक्ट्री। है. और जब भी आपको कोई एक्सपेंसेस ऐसे दिया होता है दैट इट इज एन एक्सपेंस, ऐसा आपको दिया है, तो मैंने आपको हमेशा एज्यूम करने बोला है क्या, दैट यू हैव पेड इट, है ना. यू हैव इनकर्ड इट, यू हैव पेड इट. सो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है. ठीक है. सो ये कौन से टाइप के एक्सपेंसेस है? दोनों भी Factory overheads account हाँ. debit to general ledger adjustment, ना sir. टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. ठीक है. दूसरी भी एंट्री सेम होगी क्योंकि एक्सपेंसेस का टाइप सेम है. ठीक है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो पहले वाले के लिए है 5000 और दूसरा 2,48,000. सो दिस इज 5000, दिस इज 2,48,000. ठीक है. Okay, this is done. If there is any doubt, you can ask. Next, absorb production overheads. ठीक है, आपने प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पे एब्जॉर्ब होगा? देखो और बताओ. प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स को बोलते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पे? वर्क इन प्रोग्रेस में. तो एंट्री भी समझ में आ गई होगी. ये वाली एंट्री है, ये है ना, वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. WIP2 फैक्ट्री ओवरहेड्स 355. Is there any doubt? No sir. Now talking about एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, क्या एज्यूम करेंगे आप? Office and administration expenses. हाँ, एज्यूम क्या करेंगे, क्या हो रहा है? सर इसका जो है फिनिश गुड्स में अब्जॉर्ब हो रहा है.
नहीं, एब्जॉर्ब वगैरह तो नीचे नीचे दिखा दिया है ना यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड, ठीक है। जब भी आपको सिर्फ एक्सपेंसेस दिया होता है तो क्या आप एज्यूम करते हैं, वो एब्जॉर्ब हो रहा है या पे हो रहा है, क्या एज्यूम करेंगे आप? पे। है ना। तो पे जैसे पे सर। यहाँ पे था प्रोडक्शन ओवरहेड था सिर्फ, आपको क्या एज्यूम करना है, इट इज पेड और इनकर्ड व्हाटएवर, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग और इट इज पेड, जो भी है, दोनों ही केसेस में हम लोग को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है। बट व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंसेस और उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, यू विल ऑलवेज अज्यूम कि वो पेड है, ठीक है। तो पे है तो इसकी एंट्री क्या आएगी, सेलिंग कौन एंड सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सेलिंग टू है वो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बेटा वो सेलिंग नहीं है सेलिंग, सर, वो हाँ, ऑफिस है, ऑफिस एंड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 67 ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ पे एलोकेट हो रहा है, प्रोडक्शन में। चलो वहां पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख के बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए। सर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। समझ में आ गया, ठीक है। जनरली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहाँ पर जाते हैं, फिनिश गुड्स में। ये बोल रहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपको बोला था कि जब ये क्रॉस एरिया होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेंगे कि ऑफिस इज गोइंग टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री इज गोइंग टू ऑफिस, व्हाटएवर आप मतलब फिनिश गुड्स। तो ऐसे मतलब वो लोग क्रॉस होगा तो वो लोग देंगे कि कौन से एक्सपेंसेस कहाँ पर जा रहा है, तो आपको क्लियर रहेगा। बट अगर सिर्फ इतना वर्ड दिया हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, सिर्फ इतना दिया तो फिनिश गुड्स में जाएगा। बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस टू कौन सा एक्सपेंसेस है, टू ऑफिस एंड एडमिन, ठीक है, सिंपल था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गोइंग टू प्रोडक्शन 49,000। ओके, देन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बीइंग एलोकेटेड टू सेल्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स, अब बताइए आप क्या एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। समझ में आया, ये भी क्रॉस है। अच्छा, इन्होंने बीच का तो दिया ही नहीं, मतलब जहां पे एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है वो तो दिया ही नहीं। क्यों पता है, क्योंकि जब इसका अकाउंट टोटल होगा ना तो ये अल्टीमेटली फिनिश गुड्स में जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट वाली चीज है ना उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन जो एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कि आप गेस नहीं कर सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऑफिस में मतलब प्रोडक्शन में यूज हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सेल्स में यूज हुआ है, ठीक है। तो एलोकेशन वाला जो पार्ट है वो आपको जो जनरल नहीं है वो उन्होंने दिया हुआ। तो दिस शुड बी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप चीजें जा रही होंगी दिमाग में, धीरे धीरे यू विल बी यूज्ड टू इट, मतलब एंट्रीज आपको समझ में आने लगेंगी थी। ओके, ये यहाँ तक कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बताओ क्या एज्यूम करेंगे आप। सर पेड है। पेड है, देखो किसी ने तो बाजी मार दिया, है ना, पेड है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू, लिख दो बैंक, जनरल लेजर। हाँ, जनरल लेजर। जनरल लेजर, ठीक है। तुम लोग स्मार्ट होते जा रहे हो अभी मेरे साथ रहते रहते। 61,000, ओके। नेक्स्ट, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, बेटा कुछ नहीं बोला, ऐसे बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं दिया, अब आप मुझे बताएंगे कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा।
cost of sales Cost of sales. है ना? account. Okay. Cost of sales to selling and distribution. ठीक है? Cost of sales to selling and distribution 79,000. Okay, next is हो गया finished goods produced, finished goods sold and finally sales. ये तीन चीजें जो लास्ट की है. Finished goods produced, finished goods sold and finally आपका sales आता है. बताओ finished goods produce की क्या एंट्री है? Finished goods account debit to work in progress. एग्री कर रहे हैं आप लोग? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश होके कहाँ पे गया? फिनिश गुड्स में गया. ठीक है, बोला था मैंने एंट्री कंपलसरी है, आती है. फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज WIP. अमाउंट इज 9,55,000. ओके, इसकी क्या एंट्री आएगी? फिनिश गुड्स सोल्ड, Sir, cost of sales account debit to finished goods. फिनिश गुड्स. ठीक है, 9,73,000. ओके, सेल्स. ठीक है, सेल्स के लिए आपको आज भी मैंने एंट्री बताया था. एक्चुअल एंट्री जो होती है वो सेल्स की सेल्स टू डेटर होती है. ये सॉरी, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स. ठीक है, डेटर तो हम लोग लिख नहीं सकते. डेटर की जगह पे General ledger adjustment account debit to costing P&L account. ये हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया था कि सेल्स का जो बैलेंस है, आप भले यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगेन फिर आपको दूसरी एंट्री पास करना पड़ेगा सेल्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने को. ठीक है, तो कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस. और टेक्स्ट बुक में भी हर जगह पे ये अलग अलग तरीके से सॉल्व हुआ है, सो यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया 2 तरीके से ये एंट्री पास होती है, आप याद रखिए. फिर बाद में देख के नहीं बोलना कि सर आपने तो सेल्स की एंट्री ये बताया था. इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चाहे आप जनरल एंट्री में बताएं, टोटल करके बताएं, जैसे बताना है आप वैसे बता सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें लिखा कुछ नहीं है, मैं कैसे इसको वो करूं कि क्या है. किसकी बुक्स थी ये, वो भी नहीं दिया है. ठीक है, एटलीस्ट डेट तो ले लेता हूँ, सो दैट एटलीस्ट यू कैन ट्रेस बाय डेट. ठीक है, तो ये आंसर मैंने इसका आपको फॉरवर्ड कर दिया, मेरे पास सेव हो गया. दिस इज डन. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के लिए. मतलब अभी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस. ठीक है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. ठीक है, दिस इज प्रोबेबली रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड सिस्टम, बट एनी विच वेज वो इंटीग्रेटेड हो नॉन इंटीग्रेटेड हो, दी ओनली डिफरेंसेस आपको पता है क्या डिफरेंस है दोनों तरह की सिस्टम में?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम? एक ही क्वेश्चन को आप दोनों ही फॉर्म में आप कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है आपके इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में? दो कॉस्ट अकाउंट, दो अलग अलग चैप्टर है आपके, दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल एंट्री जहां तक इंटीग्रेटेड में सर, वो ये कैश का कैश एंड बैंक दिखाना पड़ता है और नॉन इंटीग्रेटेड में जनरल लेजर हाँ. एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो क्या नाम है आप? रितिका है ना? रितिका, वेरी गुड रितिका. ठीक है, सो एक्चुअली आपको इंटीग्रेटेड में सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको दिखाने हैं, है ना? कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, सब आप लिखेंगे उसके अंदर. ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग वो नहीं करेंगे. तो सेम ही क्वेश्चन होगा आपका, दोनों चैप्टर में क्वेश्चन सेम होंगे, बट आपको ध्यान रखना है खाली जनरल एंट्री का. यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, एक भी जनरल एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिवाय जहां पर आपके फाइनेंशियल वर्ड्स आइटम्स आएंगे वहीं पे डिफरेंस होगा. तो ये भी क्वेश्चन को आप नॉन इंटीग्रेटेड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल परचेज 75% ऑन क्रेडिट. अच्छा, इससे पहले जब आप नॉन इंटीग्रेटेड कर रहे थे तो वहां पे आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा, खाली मटेरियल परचेज दिया था. पता है ऐसा क्यों था? वहां पे आपने डिफरेंशिएट नहीं किया क्रेडिट और कैश में. क्यों ऐसे? बोलो. व्हाट इज द रीजन? वहां पर आपको ये ऐसे नहीं आ रहे थे क्वेश्चन कि मटेरियल परचेज क्रेडिट पे कितना है, कैश पे कितना है. ठीक है, ये सब नहीं था वहां पे, है ना? बट यहाँ यहाँ पर पे क्यों? फाइनेंस पे ये होता है ना हाँ, सर. यहाँ पर आपको एक्चुअली बैंक भी लिखना है, क्रेडिटर भी लिखना है, बट वहां पर ऐसा नहीं. वहां पर क्या है, इन नॉन इंटीग्रेटेड में वी आर ओनली गोइंग टू राइट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे वो कैश पे हो. हमारे लिए ना क्रेडिट अपन यूज कर सकते, दैट इज क्रेडिटर भी यूज नहीं कर सकते, एंड नाइदर वी कैन यूज कैश और बैंक. तो हमारे लिए सब चीज मैटर नहीं करती वहां पे कि क्रेडिट पे है या कैश पे. मतलब अगर ये इंटीग्रेटेड में एंट्री पास होगी तो कैसे पास होगी? स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट. ठीक है, 2 ये वाली एंट्री है, मैंने चार्ट में दिया है आपको, ये वाली एंट्री है स्टोर 2. कैश, अगर कैश और बैंक में है तो, और क्रेडिटर. दो दो पार्ट में आप इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे. जितना क्रेडिट में है उतना क्रेडिटर में जाएगा 75%, जितना कैश में उतना कैश में जाएगा, है ना? ये इंटीग्रेटेड में है. ठीक है, लेकिन अगर नॉन इंटीग्रेटेड में ये एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे? परचेज की एंट्री. सर स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल एडजस्टमेंट. ठीक है, बराबर है. बाकी किसी को समझने में कोई दिक्कत है इस चीज को? स्टोर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, तो यहाँ पे आप एक ही बार एंट्री पास करेंगे. ओके, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन. आपका मटेरियल प्रोडक्शन में जा रहा है, क्या होगी एंट्री? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट नहीं करेंगे सना? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर. टू स्टोर लेजर सर. हाँ ठीक है, चलो. वेजेस पेड नहीं भी होता तो हम लोग वेजेस पेड ही अज्यूम करते. वेजेस भी लिखा होता तो वेजेस पेड ही अज्यूम करते. बोलो, वेजेस पेड. इसमें तो इसमें स्प्लिट. हाँ, लेकिन बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना डायरेक्ट वर्ड दिया है ना इनडायरेक्ट दिया है, सो वी कांट अज्यूम एनीथिंग. ठीक है, जबकि नीचे दिया है इट इज चार्ज टू प्रोडक्शन, तो ये दो एंट्री अलग अलग दिया है आपको, पेड की अलग, चार्ज की एंट्री अलग, है ना? सो इट इज डायरेक्ट वेजेस. एक्चुअली इट इज डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि वो पे होने के बाद कहाँ पे जा रहा है? प्रोडक्शन में जा रहा है, तो इट इज डायरेक्ट वेजेस. बट यहाँ पे दोनों एंट्री स्प्लिट करके दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, वन पेड के लिए दिया है एंड देन एलोकेटेड के लिए दिया है ना? तो आपको वैसे भी दो एंट्री पास करना है, ऐसे भी दो एंट्री ही पास करना होता है, देयर इज नो डिफरेंस. बट यहाँ पर लोग ने स्प्लिट करके दिया है, पेड के लिए अलग और चार्ज के लिए अलग. जल्दी जल्दी दोनों एंट्री बताओ. सर वेजेस टू इंटीग्रेटेड तो कैश और बैंक अकाउंट. नहीं नहीं, और इंटीग्रेटेड हम लोग नहीं पढ़ रहे बेटा, इंटीग्रेटेड छोड़ दो आप, इस तो पे फिर आ जाओ. ये आएगा सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. हाँ. जनरल लेजर. और प्रोडक्शन के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. है ना? वेजेस पे करना है, उसके बाद ट्रांसफर करना है WIP. ठीक है, ओके. सिर्फ दिया है फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड. अरे दिया है इनकर्ड मतलब क्या है? आपको वो पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग रह गया है, एनीवेज
वो पे है, आउटस्टैंडिंग है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, पे किया और नहीं पे किया। नॉन मतलब इसमें क्या एंट्री पास करेंगे आप नॉन इंटीग्रेटेड में फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसका दूसरा पार्ट दिया है आपको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, उसका एक्सटेंशन। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। ओके ठीक है, चलो अभी एलेक्स को समझ में आ गया है, अब कोई और जो है वो आंसर करेगा, है ना। ऑफिस ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री क्या पास करेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डेबिट हाँ आगे आगे, करेक्ट है। टू जनरल लेजर। अच्छा लेकिन ये दो अलग अलग लड़की की आवाज थी, मुझे लगा पहले भारती ने बोला। इशू है मेरा। हाँ हाँ, पहले पहले भारती ने बोला, उसके बाद सना ने बोला। कितनी कोऑर्डिनेशन देखो कितना अच्छा है। ओके सही है। और उसके बाद ऑफिस ओवरहेड आपको पता है कि कहाँ पे चार्ज होते हैं, फिनिश गुड्स। नहीं भी दिया होता, सिर्फ ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड भी दिया होता, तो भी आपको एज्यूम करना है कि फिनिश गुड्स है। इवन अगर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन नहीं दिया, ये क्वेश्चन ना बहुत ही उन्होंने सिस्टमेटिकली एकदम क्लियर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन में जाएगा, एकदम क्लियर दिया है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड या फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया है, बट प्रोडक्शन में चार्ज होगा, फिनिश गुड्स में चार्ज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा। देखो यहाँ पे सेल्स वर्ड भी नहीं यूज किया है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्ब दिया हुआ था, सिर्फ अप्लाइड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अप्लाइड टू सेल्स वर्ड भी दिया है तो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आता है वहां पे, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट इज ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, क्या एंट्री आएगी उसकी? सिंपल है, सर वही फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। चलेगा। बाकी सेलिंग का भी आपको पता है, सेलिंग टू जनरल, फिर उसके बाद सेलिंग को अप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो क्या एंट्री पास करेंगे? सेलिंग का कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, देखो दो ही एंट्री होती है, एक आप पे करते हैं, दूसरा आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप अगर क्लियरली इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ये क्या है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। सर तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। सही बोला क्या? नहीं नहीं, उल्टा बोला शायद। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ सही है। ओके, मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो आप छोड़ दो, ये असेट का है तो अपने लिए कोई रिलेटेड नहीं है इसका। ओके हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर, आज मुझे पूरा समझ में आया, जबकि मैं कल का लेक्चर बैठा भी नहीं। और मुझे मालूम है कल का लेक्चर भले नहीं बैठा होगा तो जाके लेक्चर देखा होगा, इतना सिंसियर है तू। अरे ओके अरे अरे इतना विश्वास। हाँ तो करना चाहिए रे, क्या करेंगे, लास्ट ईयर है तुम लोग का, है ना।